बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए चैप्टर का स्टडी करेंगे। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट न्यू चैप्टर। आपने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े होंगे ना, ये उन सभी से बिल्कुल डिफरेंट है। अब बताओ क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस कहानी में आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी लेखक के बारे में या फिर किसी कहानीकार के बारे में पढ़ने नहीं जा रहे हो। जैसा आप टाइटल देख रहे हो, शीर्षक देख रहे हो जॉर्ज, तो ये मत सोचना कि ये किसी इंग्लिशमैन या फिर फॉरेनर का व्यक्ति का नाम है या फिर कोई ऑथर है या लेखक है या कवि है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली में जॉर्ज नाम का एक सांप है, एक इंसेक्ट है ना, जिसके बारे में हम लोग इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है ना बेटा, पर्यावरण पर आधारित है कहानी है। ना आजकल पर्यावरण के साथ सब कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूरे जंगल को काट काट कर नए नए बिल्डिंग बना रहे हैं। और जिसे क्या होता है कि जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सबका घर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम मनुष्य खुद का घर जब टूटता है ना, तो बहुत दुखी होते हैं। फ्लड आ जाए, कोई एपिडेमिक आ जाए, तो जब हम लोगों का घर टूटता है ना, तो जितना दुख हम लोगों को होता है उतने ही दुख तो जानवर और पशु पक्षियों को भी होता होगा ना, जब उनका घर टूटता है। तो पता नहीं क्यों हम मनुष्य ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसे हमारे फैमिली है, हमारा घर है, वैसे ही तो पशु पक्षी और जानवरों का भी घर है, फैमिली है। तो जितना आहत हम अपने घर टूटने से होते हैं, तो फिर उतने ही आहत और दुख तो पशु पक्षियों को भी होता होगा ना, जब उनका घर टूटता है। तो उनका घर कहाँ है? जंगल में है, पेड़ पौधों में है। तो अगर हम पेड़ पौधे वृक्ष काटते जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि उन लोगों का घर क्या हो रहा है, उनसे छीनता जा रहा है ना। इसी पर आधारित ये कहानी है, जिसमें एक लेखक ने एक सांप है जो जिसकी मुलाकात उनसे हमेशा हो जाती है, तो उसका नाम उन्होंने क्या किया, जॉर्ज रख दिया। हाँ, और उसी के पे तो इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी प्राणी का जो क्या आचार विचार होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना, और फिर उनकी क्या चाहत होती है, उनकी क्या समस्याएं होती है, इसी सब के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टार्ट करें कहानी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉर्ज कहानी है, लिखने वाले हैं W.J. सरकार। ऑथर कौन है? W.J. सरकार। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, चलो अब देखो, सबसे मैं पहले आपको पढ़ाती हूँ। प्रस्तुत पाठ किसी अंग्रेज वायसराय के विषय में नहीं, वरन एक विशाल अजगर के विषय में है। तो जैसा कि नाम है, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि कोई ये ब्रिटिशर्स वायसराय कोई होगा जिसके बारे में ये कहानी है। लेकिन ये कहानी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी वायसराय के बारे में नहीं है। जैसे अभी आप लोगों के चीफ मिनिस्टर होते हैं ना हर एक राज्य के, उसी समय फॉरेनर जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे ना, तो उसी को समय उसको वायसराय कहते थे। ओके, यहाँ पे उसी वायसराय का नाम लिया गया है। तो ये कहानी किसी वायसराय के बारे में नहीं है, बल्कि एक विशाल अजगर के विषय में है। स्नैक है ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्नैक, यू नो ना, अजगर। हैव यू सीन डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल? अगर आप देखते होगे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल, तो आपको अजगर हमेशा ही दिख जाता होगा, है ना। तो जॉर्ज के माध्यम से वन्य जीवों की क्रियाएं और स्वभाव की जानकारी दी गई है। इस कहानी में क्या हुआ, लेखक ने जॉर्ज मतलब अजगर के माध्यम से वन्य जीव जो हैं, वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जो जीव हैं, उनकी क्रियाएं मतलब क्या, वो क्या काम करते हैं, सुबह शाम तक उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या होता है कि सभी जीव अलग अलग रंग रूप वाले हैं, पर साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, है ना। देखो, एक ही जंगल है, कितने तरह के अलग अलग जीव हैं, अलग अलग रंग रूप है, लेकिन सब क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में साथ साथ रहते हैं। मनुष्य जिस निर्दयतापूर्वक जंगल की कटाई कर रहा है, इससे इन जीवों के आश्रय छीन रहे हैं। आ गई ना बात। हम लोग क्या होता है कि पता नहीं बेटा कैसे कोई हरा भरा पेड़ को कट कर देता है और उसे कुछ लगे ना, है ना। तो बहुत इतना स्वार्थी हो गया है मनुष्य, इतना सेल्फिश हो गया है कि हरे भरे जंगल को काट कर वहाँ पे अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेता है, या फिर उन लकड़ियों का यूज़ क्या करता है, फर्नीचर बनाने में कर देता है। और ये नहीं सोचता है कि हम अपने
फ़ायदे के लिए किसी का आश्रय मतलब रहने का घर छीन रहे हैं। यह कोई मामूली समस्या नहीं है। इसे गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो मानव जाति को भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। एग्जैक्टली ये कोई मामूली समस्या तो नहीं है। अगर हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका भुगतान कौन करेगा? जो आश्रय छीन रहे हैं, यानी हम मनुष्य ही तो करेंगे ना। अब अगर आप लोग उसका आश्रय छीनोगे तो वो क्या होंगे? आश्रय लेने के लिए जहाँ आप रहते हो वहाँ आने लगेंगे, मतलब जंगल छोड़कर क्या करेंगे? शहर की तरफ आने लग जाएंगे। तो फिर भुगतान कौन करेगा? हम मनुष्य ही करेंगे ना। इसमें लेखक ने इन्हीं सब बातों के बारे में बताया है। ओके, अब देखो, जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प यानी धामीन है। मूषक सर्प मतलब होता है बेटा कि जो चूहे को खाते हैं ना सांप, उसकी एक प्रजाति होती है, उसे ही कहते हैं मूषक सर्प। मतलब चूहे खाने वाली विशेष प्रजाति का सांप, मतलब वह सांप जो चूहा खाता है उसी को बोलते हैं मूसा सांप। और भूरा मतलब ब्राउन कलर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जॉर्ज जो था वो एक बहुत बड़ा भूरा मूषक सर्प यानी धामीन है। अपनी जाति का एक उदाहरण लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता, क्योंकि जब जॉर्ज पास से गुजरता तो मानो ख़त्म ही नहीं होता। तो आपने भी अगर वो डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो अजगर जब पास से गुजरता है तो उसमें भी बताते हैं ना, जो शो करते हैं कि देखिए ये इतना बड़ा है कि ख़त्म ही ना हो, है ना। तो कम से कम 2 मीटर लंबा, आप समझ रहे हो ना, 2 मीटर लंबा अजगर कितना बड़ा हो जाएगा। तो लेखक का कहना है कि मुझे लगता है कि 2 मीटर लंबा या उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जब वो पास से हम लोगों के गुजरता है तो ऐसा लगता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओके, कलकत्ता। देखो, अगर मैं एमसीक्यू पूछूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि जॉर्ज जो है वो, जॉर्ज जो इस कहानी का पात्र है वो क्या है? तो आप बताओ कि वह एक मूषक सर्प है। ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि उसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 2 मीटर या उससे भी अधिक है। ओके, अब चलो नेक्स्ट पैरा। कलकत्ता यानी कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार की उस तरफ एक संकरी सड़क स्थित है। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर ख़त्म होती है। अब देखो, ये जो कहानी है वो कहाँ के बारे में है? लेखक कहाँ रहते हैं? कलकत्ता के बारे में बता रहे हैं। कोलकाता में रहते हैं, वहीं पर एक शांत जगह में उनका घर है। और जो उनके बगीचे की दीवार है ना, कि उस तरफ एक संकरी सड़क स्थित है, मतलब बगीचा का दीवार है, उसके बगल में क्या है कि छोटा सा संकरी सड़क है, मतलब छोटा सा सड़क है। और क्या है कि जो सड़क है ना वो कहाँ ख़त्म होती है? एक जंगल वाला एरिया है, वहीं पे वो सड़क ख़त्म होती है। समझ गए? यानी लेखक के बगीचे की दीवार और सड़क का वो जो संकरी रास्ता है वो दोनों किससे अटैच है? जंगल से जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखो, इस सड़क के दोनों ओर मकान और अधिक यातायात ना होने से यह बहुत ही शांत रहती है। और एक क्या बात है कि जो सड़क के दोनों ओर मकान है, लेकिन क्या है कि अधिक यातायात नहीं होता, क्योंकि उनका मकान क्या है, बहुत को अलग सा शांत जगह में है ना। तो जो जहाँ पे 1-2 घर ही होंगे तो वहाँ पर तो बेटा ज़्यादा यातायात के साधन तो आएंगे जाएंगे नहीं। तो हर समय क्या होता है? शांत पड़ा रहता है, सूना होता है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, जहाँ आप शांत एरिया देखोगे, बहुत सारी ट्री देखोगे, तो आप भी, अभी मैं जब बोलूँगी तो आपको भी बहुत सारे ऐसे जगह याद आ जाएंगे जहाँ आप एक दूसरे को, गिलहरियों को एक दूसरे का पीछा करते हुए, फुदकते हुए, खेलते हुए देखते होगे, है ना। और क्या है कि हमारे आसपास के पेड़ों में अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। और जो लेखक के बगीचे में जो आसपास पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। फिर हुदहुद, हिप्पो, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले पीले और हरे तोते, चिड़ियाँ और कौवे भी सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। और देखो, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और क्या क्या है वहाँ के, उनके बगीचे में पेड़ पौधे पे बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। कभी हुप्पो दिखाई देंगे, तो कभी उल्लू दिखाई देता है, तो कभी बुलबुल दिखाई देता है, कभी कठफोड़वा दिखाई देता है, कभी क्या होता है कि सुंदर नीले पीले हरे तोते दिखाई देते हैं। चिड़िया और कौवे भी कहाँ पीछे रहते, वो भी दिखाई देते हैं। सारा दिन जो हवा में क्या होता है कि पक्षियों का संगीत तैरता रहता है।
कभी किसी पक्षी की आवाज़ आती है, कभी किसी पक्षी की आवाज़ आती है। हर समय ऐसा लगता है जैसे कि वातावरण में एक संगीत का माहौल छाया हुआ है। आई समझ में बात? फिर से बोलते हैं, देखो इस कहानी में लेखक एक जॉर्ज रोजगार है उसके बारे में बता रहे हैं और अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि उनका घर कोलकाता के एक बहुत शांत जगह में स्थित है, जहाँ पे जो उनके बगीचे की दीवार है वो सड़क, एक संकरी सड़क से जुड़ा हुआ है। और जो संकरी सड़क है ना, वो कहाँ ख़त्म होती है कि जो एक बगीचा है, जो जंगल है वहाँ पे ख़त्म होती है। मतलब क्या है कि लेखक का बगीचे की दीवार और सड़क दोनों एक दूसरे से अटैच है और सड़क कहाँ ख़त्म होती है? जंगल के पास। ठीक है। तो और क्या है कि लेखक बता रहे हैं कि उनके बगीचे में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो पशु पक्षी तो होंगे ही। उनमें कितने तरह के पक्षी हैं सबका विवरण लेखक ने बताया है। और इससे अब जब पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, तो आपको तो पता ही है कि हवा में एक पशु पक्षियों की आवाज़ से क्या होता है, एक संगीत का वातावरण बना रहता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पैरा। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे की ओर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों पर सुस्त होकर बैठे थे। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि लेखक और लेखक की बहन क्या हुआ कि बगीचे की ओर जहाँ बरामदा खुलता था ना, अपनी कुर्सी पर दोनों एकदम आराम से सुस्त होकर बैठे हुए थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग मान लो सपोज गार्डन में बैठे हैं तो सामने के जो नज़ारा है उसको निहार रहे हैं, बुक क्या है कि हमारी गोद में पलटी हुई ऐसे ही रखी रहती है ना, उनके भी गोद में पड़ी हुई थी। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्से में नाना प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, वो दोनों क्या कर रहे थे भाई बहन कि बाग की जो ऊंची ऊंची दीवारों के निचले हिस्से में जो छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे ना, उसी को दोनों क्या कर रहे थे, निहार रहे थे, मतलब देख रहे थे। सफाई से कटी घास अभी ओस से नम थे। मुझे स्मरण है कि वह बसंत की एक प्यारी सी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एकटक देख रही थी और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। यानी आप समझो कि इस पार्ट को जॉर्ज को जो लिखा है वो लेखिका है, लेखक नहीं है। WJ सरकार क्या है, लेखिका है, जो कि यहाँ वो बता रही है ना कि मैं देख रही थी, तो इसी से समझो। देखो एक दिन क्या हुआ कि लेखिका और उनकी बहन क्या हुआ कि बगीचे में बैठे हुए थे अपने कुर्सी पर आराम से। और क्या हुआ कि बाग के नीचे हिस्से पर जो रंग बिरंगे फूल खिले थे ना, उसको लोग क्या कर रहे थे, निहार रहे थे। फिर क्या हुआ कि आप कभी कभी मॉर्निंग में उठो तो देखो कि पेड़ पौधों पे आपको ओस के बूंद, बसंत ऋतु जब वो थोड़ा बसंत ऋतु जो कि ना विंटर होता है ना समर होता है ना, तो सुबह सुबह आप देखोगे ना तो पेड़ पौधों की पत्तियों पे तुरंत आपको उसकी बूंदें नज़र आएगी। लेखिका बोलती है कि मुझे स्मरण है, मतलब मुझे याद है कि वह सुबह क्या थी, बसंत की एक प्यारी सी सुबह थी। मैं बगीचे के क्या हुआ कि छोर पर, मतलब एक किनारे पे जो खजूर के पेड़ उगे हुए थे ना, उसको ही एक टक से क्या कर रही थी, एक टक मतलब लगातार निहार रही थी, मतलब देख रही थी। उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में क्या कर रहे थे, मस्ती से झूल रहे थे। ओके, अब देखो थर्ड पैरा। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। क्या हुआ कि खजूर के पेड़ से क्या हुआ कि एक छोटी सी वस्तु गिरी। बस क्या हुआ कि लेखिका और उसके बहन दोनों का आलस टूटा, दोनों दिखने लगी कि क्या गिरा। उसके पीछे पीछे एक काफ़ी बड़ा अधिक भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। अभी छोटा सा कुछ गिरा ही था, तब तक क्या हुआ कि छोटी वस्तु गिरी, तब तक उसके पीछे पीछे क्या एक बहुत बड़ा और भारी पिंड, मतलब कि आकार का कोई आकृति का व्यक्ति क्या हुआ, व्यक्ति नहीं पिंड मतलब होता है आप बेटा, जैसे नहीं किसी क्या बोलते हैं कोई लोथरा से हड्डी उड्डी का, वैसा कुछ बगीचे में गिरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके धड़ाम से गिरा तो जो वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। हमको भयभीत कर देने वाली वस्तु बहुत बड़ा मूसक सर्प था जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। अब देखो जो पहले गिरा खजूर के पेड़ से छोटी सी जो वस्तु दिखी,
वो क्या था? चूहा था। लेकिन जो भारी भरकम गिरा था पिंड, वो क्या था? उन लेखिका और उसकी बहन को डरा देने वाला एक मूसक सर्प था। क्या हुआ? वो चूहे का पीछा करते करते हुए आया था, और जहाँ चूहा भाग रहा था वो भी उसके पीछे हुआ। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला, जिसमें एक उन्मत्त चूहा सारे बगीचे में इधर उधर भागता रहा और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप। अब क्या हुआ? लेखिका को उससे भी अधिक मजा कब आया? जब उन्होंने देखा कि वो चूहा क्या कर रहा है कि सारे बगीचे में इधर से उधर भाग रहा, और वो जो भूखा सांप है वो भी क्या कर रहा है? उसके चारों ओर उसके खाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था। अब देखो, और सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। अब तो जानते हो ना कि कौवा भी चूहा खाता है। अब इधर इधर सांप और चूहे का खेल चल ही रहा था, तब तक बगीचे में के पेड़ पे बैठा कौवे ने देखा और सही मौका देखा। अब बेचारा चूहा अपना बचाव सांप से करता कि कौवे से करता, उसका ध्यान तो कौवे पे था ही नहीं। बस कौवा ऊपर से झपटा और जो सांप का आहार था, खाना था, लेकर भाग गया। बेटा यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो आगे देखो। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर उधर रेंगता रहा। अब क्या हुआ कि वो सांप क्या हुआ कि शिकार के पीछे, मतलब चूहे के पीछे बगीचे में तो आ गया, लेकिन अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का कि किधर से जाए। वो बेचारा कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया, लेकिन फिर उसको क्या हुआ कि सही पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पर पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। क्या हुआ कि जो पेड़ था वो दीवार के उस तरफ से मिलता था। तो बस क्या हुआ कि सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया और फिर उसी सहारे दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। अब देखो, सांप को देखकर तो दोनों लेखिका और उनके बहन की सांसें तो अटकी हुई थी, लेकिन जब वो सांप पेड़ की सहायता से अपने दूसरी ओर चला गया, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली, है ना। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना। अब क्या हुआ कि एक बार सांप ने वो जगह देख लिया था, उसे अच्छा लगा, तो क्या हुआ कि अब हर दिन वो वहाँ पर आ ही जाता था। ये नाटक बार बार होता था, पर चूहे के बिना। अब पहली बार तो सांप क्या हुआ था, चूहे के पीछे पीछे आ गया था, लेकिन अब उसने वो रास्ता देख लिया था, तो डेली वो वहाँ पर आ ही जाता था। वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, फिर उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दीवार से गायब हो जाता। जैसे कि वो पहला बार आया था ना, खजूर के पेड़ से लटकते हुए धड़ाम से बगीचे में गिरता, फिर जिस पेड़ से उसे दीवार के दूसरी तरफ का रास्ता मिलता, उसी पर चढ़कर वो गायब हो जाता। ठीक है, ये आपके फ्रंट जो फर्स्ट पेज है ना, उसका यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का सेकेंड पेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? अब देखो, तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। अब क्या हुआ कि उस सांप को बार बार लेखिका उनकी बहन बार बार देखते थे, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? जॉर्ज रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का कोई नाम अवश्य होना ही चाहिए था। क्या हुआ कि सांप उन्हें हमेशा ही दिखाई देता था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका कुछ नाम रख देते हैं, ताकि जब हम लोग देखें तो बोले कि हाँ, जॉर्ज आ गया है। हाँ, तो उन्होंने उसका नाम, लेखिका और उनकी बहन ने उसका नाम जॉर्ज रख दिया। ओके। हमारे पिताजी ने बगीचे और आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहे का एक परिवार रहता था। अब देखो, वो जॉर्ज क्यों आता था, यहाँ क्लियर किया लेखिका ने। क्या हुआ कि उनके पिताजी ने बगीचे के आसपास जगह का बारीकी से निरीक्षण किया, मतलब बारीकी मतलब सूक्ष्मता से एक एक पौधे को देखा, एक एक पेड़ को देखा। तब उन्होंने पाया कि दीवार के पीछे जो है ना, एक उगने वाला कांटेदार पेड़ का डाली जो था, उनके खजूर के पेड़ को छूती थी, और वही कांटेदार पेड़ के सहारे सांप जॉर्ज यानी सांप जो होता था, खजूर के पेड़ पे आता था, फिर खजूर के पेड़ से बगीचे में आ जाता था। इस तरह क्या हुआ कि जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर, और क्या था कि जो खजूर का पेड़ था ना, उस पे चूहों का एक परिवार रहता था, तो जॉर्ज डेली इसलिए आता था कि उसको अपने खाने के लिए कोई चूहा मिल जाए। समझे आप?
उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि उनके पिताजी ने क्या किया कि वो जो कांटेदार पेड़ जो जिससे खजूर का पेड़ टच में था, सटा हुआ था, उनके पिताजी ने क्या हुआ कि उस पेड़ को कटवा दिया। अब क्या हुआ कि जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब जॉर्ज किसके सहारे आता? अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। देखो, अब उस जॉर्ज को जब अब वो पेड़ का रास्ता ख़त्म हो गया तो वो बिना डर के फाटक सामने फ्रंट दरवाजे से आराम से आने लगा। पक्षी के घोंसले में हमेशा छापा मारता रहता था। अब वो क्या करता था कि वहाँ वो बगीचे में तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिस पर पक्षियों के घोंसले थे। तो जॉर्ज क्या करता था ना कि हर एक दिन क्या करता था, पक्षियों का जो घोंसले था ना वहाँ पे छापा मारता रहता था कि उसको कोई पक्षी मिल जाए खाने के लिए। पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। एक दिन क्या हुआ कि लेखिका ने क्या हुआ कि पक्षियों का क्रोधपूर्ण आवाज़ें आ रही थी। तो लेखिका आकर्षित होकर देखने लगी कि क्यों ऐसे चिल्ला रही हैं पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जॉर्ज क्या हुआ है कि एक घोंसले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। 5-6 चिड़िया साहसपूर्वक उसके मुंह पर पंख पकड़ाते हुए गुस्से से चीखती हुई उड़ रही थी और पक्षियों को लग रहा था कि वो उसके घोंसले की तरफ ना आए। तो 4-5 पक्षी वो जॉर्ज की तरफ मुँह करके चिल्ला कर आवाज़ कर रही थी, ठीक है, ताकि वो उसके बच्चे को ना खा जाए। उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा, क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा जॉर्ज गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी। अब क्या हो कि जब सब बहुत सारे चिड़िया उसके सामने जॉर्ज के सामने आकर चीखने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे, तो क्या हुआ कि वो जॉर्ज क्या है घबरा कर भाग गया। लेखिका ने देखा दोबारा तो वो था ही नहीं। वो वैसे उसे पेड़ से टपक कर वापस चले जाने की आदत तो थी ही। वर्षा में वह बहुत सक्रिय रहता, यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता। वह हमें बहुत ही कम दिखाई देता। इस पंक्ति में लेखिका यह बताना चाह रही है कि जो सांप होते हैं ना वो वर्षा में क्या होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, अपने शिकार ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब सर्दी आती है ना तो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं। देखो ना, वैसे भी बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं बेटा। कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते उनके दर्शन हो जाते। अब सुनो, जॉर्ज कैसे दिख जाता लेखिका को, या तो कभी दीवार पे लिपटा रहता, दीवार के झाड़ी के ऊपर लिपटा रहता, या फिर धूप सेकते हुए उसके दर्शन हो जाते। उसका भी एक परिवार है। अब क्या है, जो जॉर्ज था उसका भी एक परिवार था। घास में तेजी से रेंगती हुई उनकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देखी गई है। क्या हुआ कि लेखिका कही कि घास में उसके जैसी बहुत सारी अनुकृतियाँ लेखिका ने देखी है ना। अब देखो, फिर वसंत आया है। हमारे जीवन में जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुए 1 वर्ष बीत चुका है। अब देखो, लेखिका बता रही कि पहला वसंत था जब जॉर्ज को उन्होंने पहली बार देखा था। आज ये फिर वसंत आया है जब उसे जॉर्ज को देखे हुए 1 वर्ष बीत चुका है। वह अब भी कहीं पास ही है। चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ वह किधर होगा। क्या बोल रहे लेखिका, क्या बोल रही कि अभी भी वो आसपास ही गई, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ों को इतना पहचान चुकी, उसके चीखने चिल्लाने से वो समझ जाती कि वो किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार वह वहाँ होगा। क्या हुआ कि उनके बाजू में एक मुखर्जी परिवार रहते थे, तो उनके घर से हल्ला हो रहा, नहीं आप कोई सांप देख लो तो सांप ऐसे करके कितना कोलाहल यानी शोर होने लग जाता है। तो लेखिका का कहना है कि मुखर्जी परिवार के घर से कोलाहल शोर हो रहा था, ज़रूर वो वहाँ ही होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैंने उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। लेखिका क्या हो रही है कि अपने फाटक से क्या दिख रही है, कोई लोग का चेहरा एकदम घबराए हुए हैं और पीले हो गए हैं। पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुआ दिख रहे हैं। अब उनके चेहरे नहीं बोलते हैं कि घबरा के पीले पड़ गए, उन्होंने बगीचे में क्या हुआ कि जॉर्ज को घूमते हुए देख लिया था। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह यहीं आ गया है, सड़क के किनारे रेंगता हुआ। उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि धूप में उस सांप का शरीर क्या हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा था और भयानक एकदम शरीर में
क्या उसका शरीर क्या हो रहा कि धूप में बहुत ही चमक रहा था। ऐसा मुखर्जी परिवार लोगों का कहना था कि जंगल से जो सांप है क्या हुआ कि इधर बगीचे में आ गया है। उन्होंने बगीचे में उसको रेंगते हुए देख लिया था। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठियाग्रस्त कुत्ता छाँव में उग रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं से फुर्ती उछलकर गुस्से में जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। अब क्या हुआ कि उसके आगे क्या हुआ कि उनके पड़ोसी में एक बूढ़ा रहता था। वो फिर कुत्ता नहीं, कोई पुराना गठियाग्रस्त कोई बीमार कुत्ता हो, छाँव में बैठ के ऐसे ऊँग रहा हो, वैसा कोई कुत्ता बैठा था। लेकिन क्या हुआ कि उस कुत्ते ने जैसे ही जॉर्ज को देखा ना, जैसे कि वो बहुत यंग हो गया हो, जवान हो गया हो, और सब फुर्ती दिखा कर क्या हुआ कि उछल कर गुस्से से जरा सा भौंक कर सरपट घर के अंदर भाग गया। मतलब भौंक के तुझसे गुस्सा है कि उतना आराम से वो सो रहा था, जॉर्ज ने आकर उसकी नींद तोड़ दी। युवा लोग की जैसा क्या हुआ कि जोर से भौंका। फिर क्या हुआ, घर घबरा कर डर से घर के अंदर चला गया। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम कर रहे थे लगे मानो तेल परे हुए पिस्टन हो। क्या हो कि ऐसे तो वो दौड़ता नहीं था, लेकिन अचानक से वो ऐसे दौड़ पड़ा जैसे कि पिस्टन में कोई तेल लगा देता है ना, तो अच्छा काम करने लग जाता है। मान लो कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, उसमें आप तेल लगाते तो कैसे वो अच्छे से काम करने लग जाता है। तो लेखक को भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि उसके पैर जकड़ गए थे, लेकिन उसमें तेल लगा दिया हो, ऐसे वो तेज़ी से दौड़ पड़ा। किसके बारे में बता रही है? कुत्ते के बारे में। अब देखो, जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के तुरंत बाद पौधे में अदृश्य हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जॉर्ज क्या हुआ, अब सब जैसे ही कुत्ते ने भौंका, वो क्या हुआ, जॉर्ज जंगल में चला गया और फिर पेड़ पौधे में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। लेखिया ने बोला कि चलो जॉर्ज, अलविदा, अगली भेंट तक। गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है। ये बातें लेखिका को कब याद आई? जब गिलहरी के का एक परिवार क्या हुआ कि पेड़ पर खुशी से खेल रहा था। उनको अपना वो अतीत याद आता। अतीत मतलब जो अब बीत गया है ना। लेखिका क्या हुआ कि लेखिका एक दिन अचानक बहुत सारे गिलहरी के परिवार को पेड़ पर खुशी से खेलते हुए देख रही थी, तो उन्हें अपना वो बीता हुआ कल क्या हुआ याद आ गया। 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे बच्चे थे, हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। ये कितने साल पुरानी बात है? 7 साल पुरानी, जब वो उनकी बहन बहुत छोटे थे। और क्या होता था कि घर से बाहर जो हरे भरे खेत थे, आकाश दूर क्षितिज पर, मतलब क्षितिज मतलब वो जो दूर तक आकाश दिखाई दे ना, वहाँ पर दूर वो लोग खेलने के लिए निकल जाते थे। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते, लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चे को धूप में उधम मचाते हुए देखते। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गिद्धरों को चिल्लाते हुए सुनते। मेरा इस लाइन इन पंक्तियों में देखो, लेखिका के एक दुख है जो वो प्रकट कर रही है कि अतीत में क्या था कि घर बहुत कम थे, जंगल ज़्यादा थे, तो वो क्या होता कि कहीं भी खुले मैदान में खेलने निकल जाते थे। जो घास थे ना उसमें छुपन छिपाई खेलते थे। फिर क्या होता कि कहीं नेवला है, उसके बच्चे उधम मचा रहे धूप में, तो वो देखती थी। क्यों देखती थी? क्योंकि घर कम थे, जंगल ज़्यादा थे, तो पशु पक्षियों का कलरव खेल वो देखती थी। फिर क्या है कि पेड़ पौधों के साथ खेलती थी, झाड़ियों में छिपती थी। वो लेखिका का कहना है कि वो बहुत अच्छे दिन थे, बहुत सुखद दिन थे, है ना। अब तो क्या है कि अब मकान ज़्यादा हो गए, जंगल कम, तो अब बच्चे खेले भी तो कहाँ खेलें, है ना। पार्क में जाते हो, पार्क में कितना लिमिटेड स्पेस होता है ना। पहले के ज़माने में ज़्यादा ओपन एरिया होते थे, है ना। अब देखो, वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए जहाँ पंपा हवा घास में झूमती थी। पंपा घास पता ना, वो जो लंबे लंबे घास होते हैं उसको पंपा घास कहते हैं। वहाँ अब मकानों की पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ हैं और धुएं उगलते कारखाने। क्या हुआ है? या तो अब मकान बन गए हैं लाइन से, या फिर क्या हो गया है कि नए नए कारखाने लग गए हैं जिससे कि धुआं उगलते रहते हैं। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गीदड़ भी नहीं बोलते, क्योंकि जंगल ही नहीं है, तो गीदड़ कहाँ रहेंगे, तो आवाज़ सुनाई देगी गीदड़ की। कहाँ गए वो सब? मुझे यकाएक बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे, पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए? यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे?
क्या अभी सब विलुप्त हो जाएंगे सदा के लिए? देखो ये जो लास्ट पंक्तियाँ हैं ना लेखिका का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हृदय स्पर्शी है। देखो बहुत टच करने वाला, इमोशनल है। ये बोलती है कि देखो अब जो बचे खुचे खेत हैं वो भी लगता है विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि दूर से कहीं कुल्हाड़ी की आवाज़ आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब जो बचे खुचे जंगल है वो भी कट जाएंगे और घर में बदल जाएंगे, जाते हुए कारखाने बन जाएंगे, और जो पशु पक्षी बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या वो विलुप्त हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे मतलब मर जाएंगे। वैसे ही बेटा आप देखो कि जू में आपको बहुत सारी एनिमल्स की प्रजातियाँ नहीं नज़र आती है ना, क्योंकि क्या वो अब विलुप्त हो गए हैं, मर गए हैं ना, उनकी अब कोई स्पीसीज़ बची ही नहीं। अब जो बाकी जो एनिमल्स बचे हैं, मनुष्य का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे लगातार जंगल काटते जा रहे हैं, जैसे उन लोगों का रहने का कोई जंगल में अवस्थान ही नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, रोड पे रहोगे तो कितना दिन सर्वाइव करोगे? एक ज़्यादा दिन तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसी तरह तो पशु पक्षियों का भी घर है, आखिर वो बेघर होके बेचारे कितने दिन रहेंगे? ज़्यादा दिन तो जी नहीं पाएंगे। और अंतिम में क्या होगा? उनकी भी जो प्रजातियाँ है वो क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी, है ना। तो पक्षी, लेखिका का कहना है कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे, कहाँ अंडे देंगे? और क्या है कि उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? ये सारी प्रजातियाँ क्या होंगी? विलुप्त हो जाएगी, और हम लोग सिर्फ मनुष्य ही रह जाएंगे। आसपास घर दिखाई देंगे और कारखाने दिखाई देंगे, और पशु पक्षी का तो आप भूल ही जाओ। और वो जो लेखिका बोलती है कि उनका जो अतीत था कि खुले मैदानों में खुलकर हंसती थी, खेलती थी, अब वो शायद उनका वो सपना ही रह जाएगा। ओके, चलो, तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताओ। बिल्कुल अलग सी कहानी थी ना, जॉर्ज के बारे में पढ़कर आपको अच्छा लगा ना? चलो ये वीडियो देखना और फिर एक रीडिंग करने की भी कोशिश करना, ठीक है? फिर हम लोग क्या मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको हार्ड वर्ड्स भी बता देती हूँ, ठीक है? हार्ड वर्ड्स बता के ख़त्म करती हूँ। देखो सर्प, सर्प का अर्थ क्या होता है? शाप होता है, पता है। नम मतलब गीली, मिट्टी गीली हो जाए, आंखें नम हो, बोलते हैं ना। निहारना मतलब ध्यान से देखना। उन्मत्त मतलब सनकी, पागल। ओके। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। संक्षिप्त मतलब छोटी। विलुप्त मतलब जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है ना, प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं। और नमूना मतलब उदाहरण है। स्मरण मतलब याद आता है। पिंड मतलब लोथरा। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा। और बारीकी मतलब सूक्ष्मता से। अनुकृति मतलब वैसी ही आकृति, जैसा कि इस कहानी में बताया गया ना कि जॉर्ज के जैसे ही उसकी बहुत सारी अनुकृतियाँ घास पर रेंगते हुए नजर आए, मतलब वो जॉर्ज की फैमिली थी। मूषक सर्प मतलब चूहे खाने वाली विशेष प्रजाति का सांप। बेशुमार मतलब अंतहीन, बहुत सारे। छोर मतलब होता है किनारा। अतीत मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है वो क्या हो जाता है? अतीत हो जाता है। रेंगना मतलब पेट के बल से चलना। निरीक्षण मतलब होता है जांच, ठीक है। और अदृश्य मतलब होता है जो लुप्त हो जाता है, जो गायब हो जाता है। ओके, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो डोंट वरी, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा, चलो अब मैं जाऊँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। चलो टिल देन बाय बेटा।